स्टूडेंट्स, दिस इज रमा पांडे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति क्या होती है? जितने समय में हम कोई कार्य करते हैं किसी सर्किट में आवेश को प्रवाहित करने के लिए या उसमें एनर्जी देने के लिए या उसमें करंट फ्लो कराने के लिए, जितने समय में जितना रेट होता है टाइम का, जितने समय में हम एनर्जी ट्रांसफर कर पाते हैं या हम कार्य कर पाते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं? विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर। क्या है? द एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम और द वर्क डन इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। एकांक समय में जो किसी परिपथ में ऊर्जा प्रवाहित की जाती है उसी को हम क्या कह देते हैं? विद्युत शक्ति। और इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको वर्क की फॉर्म में लिखते हैं कार्य के रूप में, तो ये हो जाता है W/T। और आप सब जानते हैं कि जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। तो जब हम इसको एनर्जी की फॉर्म में, ऊर्जा के रूप में लिखते हैं, तो P बराबर हो जाता है E/T। यहीं से इसकी यूनिट हो जाती है जूल पर सेकेंड, या फिर इसकी ऐसा यूनिट है वॉट। जो जेम्स वॉट है जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया है, उन्होंने ही इसके बारे में भी बताया। इसीलिए जो शक्ति है उसकी यूनिट उन्हीं के नाम पर होती है, जिसको हम कह देते हैं ऐसा यूनिट इसकी हो जाती है वॉट, और उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ बातें बताई, कुछ नियम बताए, जिसको हम क्या कह देते हैं? किरचॉफ के नियम। उन्होंने 2 नियम बताए हैं, जिसमें पहला है, प्रथम नियम जो है फर्स्ट लॉ, उसको कहते हैं करंट रूल, या उसको कह देते हैं जंक्शन रूल, या उसको कह देते हैं लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। जो प्रथम नियम है उसको हम धारा का नियम भी कहते हैं, उसको हम संधि का नियम भी कहते हैं, या उसको हम आवेश संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। और इस नियम में किरचॉफ ने बताया कि कोई जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है? एक मीटिंग पॉइंट होता है जो सबको जोड़ता है। संधि का मतलब है जोड़ना। तो किरचॉफ ने बताया है अपने पहले नियम में कि अगर किसी जंक्शन पर कुछ धाराएं मिलती हैं, जो भी धाराएं, जितनी भी धाराएं किसी जंक्शन पर, किसी संधि पर मिलती हैं, तो उनका अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग हमेशा ही कैसा होता है? शून्य होता है। जितनी करेंट्स किसी जंक्शन पर मिलती हैं उनका अलजेब्रिक सम कैसा होता है? हमेशा 0 होता है। इसको हम कह देते हैं KCL। शॉर्ट में इसी नियम को हम क्या कह देते हैं? KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? KCL से। अगर आप इतने नाम ना लेना चाहें तो एक नाम ले सकते हैं, वन वर्ड क्या है? KCL। और इसमें इन्होंने क्या बताया है कि किसी संधि पर जितनी भी धाराएं मिलती हैं उनका बीजगणितीय योग कैसा हो जाता है? शून्य। साथ ही में इन्होंने बताया है कि कुछ धाराएं, डायरेक्शन तो आपको पता चली जाती है एरो से कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो उन्होंने ये बताया अगर करंट की डायरेक्शन जंक्शन की ओर हो, जो धाराएं हैं वो किधर है? जंक्शन की तरफ जा रही, संधि की तरफ जा रही हैं, तो उनको हमें पॉजिटिव लेना होता है। और जो करंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम जंक्शन है, अपोजिट टू द जंक्शन है, या जो धाराएं संधि से बाहर की ओर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, उनको हम नेगेटिव लेते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, इस नियम में किरचॉफ ने क्या बताया है कि जितनी भी करंट्स हैं किसी जंक्शन पर मिल रही हैं, किसी संधि पर मिल रही हैं, तो उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। और जो धाराएं जंक्शन की तरफ आती हैं, जिनकी डायरेक्शन जंक्शन की ओर होती है, उन करंट्स को पॉजिटिव लिया जाता है। और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट टू जंक्शन होती है या जंक्शन से विपरीत दिशा में जाती हैं, दूर जा रही होती हैं, उनको हम कैसा ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया कि जो करंट्स है यहाँ पे डायरेक्शन शो करी गई है। ये एक छोटा सा सर्किट है जिसमें एक जंक्शन है जिसको O से रिप्रेजेंट किया है, जहां पर सभी धाराएं मिलती हैं। और जो डायरेक्शन है करंट की उसको एरो से रिप्रेजेंट किया है। और जो करंट है उनको I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6 से रिप्रेजेंट किया है। तो आपको क्या बताया गया कि जो डायरेक्टेड है टूवर्ड्स जंक्शन उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो संधि से दूर जा रही है, विपरीत दिशा में है, उनको हम नेगेटिव लेते हैं। तो हम
इसको इस तरह से ले लेते हैं, I1 जो कि डायरेक्टेड है जंक्शन की ओर, उसको हमने पॉजिटिव ले लिया है, I2 संधि से विपरीत है, I3 फिर से जंक्शन की ओर है, I4 संधि से विपरीत है, I5 भी जंक्शन की तरफ है, और I6 जो है वो संधि से दूर जा रही है। तो किरचॉफ ने बताया कि सभी का जो सम है, जो टोटल है, जो योग है, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I6। और इसका मतलब होता है कि जितनी धाराएं संधि की तरफ जाती हैं उनका योग किसके बराबर होता है, जो धाराएं संधि से दूर जा रही होती हैं उनके योग के बराबर। दोनों धाराओं का जो योग है, जो सम है, वो कैसा होता है, बराबर होता है। और इसका मतलब होता है सिग्मा I इज इक्वल टू 0। जो एलजेब्रिक सम है करेंट्स का वो किसके बराबर होता है, 0। ऐसा किसने बताया है, किरचॉफ ने बताया है। और आपने पहले ही पढ़ लिया है I का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T। इसकी जगह हम जब Q अपॉन T रख देते हैं तो सिग्मा Q अपॉन T बराबर किसके आ जाएगा, 0, या फिर सिग्मा Q बराबर किसके आ जाएगा, 0। इसका मतलब है अगर करंट का सम, एलजेब्रिक सम 0 के बराबर होता है तो चार्ज का एलजेब्रिक सम भी किसके बराबर हो जाता है, 0। आवेशों का योग भी किसके बराबर हो जाता है, 0। और किरचॉफ ने बताया कि ये हमेशा ही 0 रहता है, न कभी कम होता है और न ही कभी ज्यादा होता है। इसलिए इसका मतलब है कि ये कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, कंजर्व्ड रहता है, स्थिर रहता है या संरक्षित रहता है। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, आवेश संरक्षण का नियम भी, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये हमेशा ही 0 होता है, न कम और न ज्यादा होता है। इसका मतलब ये कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, इस नियम को और क्या कह देते हैं, आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। और जो दूसरा और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ। और किरचॉफ के दूसरे नियम को ही हम और क्या कह देते हैं, क्लोज लूप रूल, बंद पाश का या बंद परिपथ का नियम, वोल्टेज लॉ, वोल्टता का नियम, या लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम, या शॉर्ट में इसको कह देते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और इस नियम में उन्होंने बताया है कि किसी बंद परिपथ में, एक क्लोज लूप में जितने भी रेजिस्टेंसेस होते हैं, प्रतिरोध या जितनी भी धाराएं बहती हैं, करंट्स, उनका प्रोडक्ट, उन सभी का गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, E के बराबर होता है। किरचॉफ ने बताया द एलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट्स across the loop, across the closed loop is equal to the EMF। उन्होंने बताया जितनी भी धाराएं बह रही हैं और जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं किसी बंद परिपथ में, उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग कैसे होता है, किसके बराबर हो जाता है, वैद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया साथ ही में हमें करंट की डायरेक्शन देखनी होती है। अगर किसी बंद परिपथ में जो करंट फ्लो हो रही है वो क्लॉकवाइज हो रही है, घड़ी की सुई के हिसाब से हो रही है, तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। उसमें जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उन सभी को हम पॉजिटिव लेते हैं। और अगर करंट की डायरेक्शन किसी क्लोज लूप में एंटी क्लॉकवाइज है तो हम जितने भी टर्म्स उसमें यूज किए गए हैं उन सबों को नेगेटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज होने पर सभी पॉजिटिव लिए जाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज होने पर सभी कैसे लिए जाते हैं, नेगेटिव लिए जाते हैं। तो दूसरे नियम में जिसे हम क्या कह देते हैं, KVL, इसमें हमने एक क्लोज लूप बनाया है, एक क्लोज सर्किट बनाया है। सर्किट का नाम है ABCD। और ये जो हमने सर्किट बनाया है उसमें हमने 2 सेल लगाए हुए हैं। एक का EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल है E1, और दूसरे का क्या है, E2। इसमें हमने 5 प्रतिरोध
R1, R2, R3, R4 और R5। और जो करंट है वो पहले सेल से जो निकल रही है करंट, जो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, धारा की दिशा हमेशा किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में अंदर की ओर जाती है। तो जो सेल हमने लिया है पहला, जिसका EMF E1 है, उसमें से धारा निकल रही है I1, इस तरह से निकल रही है ये। और जो दूसरा सेल है जिसका EMF है E2, उसमें से धारा निकल रही है I2 और वो इस वे में जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो आप देखेंगे अगर डायरेक्शन को, जैसा कि आपको बताया है कि डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो सबको हम नेगेटिव लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज है तो सभी टर्म्स को कैसा ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है करंट की वो कैसी है, इस वे में है। ये जो वे है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए इसमें सबको कैसा लेंगे, नेगेटिव। और इस लूप में जो डायरेक्शन है करंट की वो क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज होने की वजह से इसको हम कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो अभी हम पहले लूप की बात कर रहे हैं, इन क्लोज लूप ACD। हमने किसकी बात करी है, इस क्लोज लूप की बात करी है। तो आपको क्या बताया है किरचॉफ ने कि किसी क्लोज लूप में जितने भी प्रतिरोध लगे हैं और जितनी भी धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग कैसा हो जाएगा, EMF के बराबर हो जाएगा। तो इस लूप में हम अगर उनके नियम को फॉलो करते हैं तो ये हो जाता है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन, इसलिए हम सभी को किस में लेंगे, नेगेटिव में। तो ये करंट फ्लो हो रही है और ये पहला प्रतिरोध लगा है, इसमें माइनस जो A और C के बीच में प्रतिरोध लगा है वो R3 है, लेकिन इसमें दोनों करंट्स फ्लो हो रही है, I2 भी है और I1 भी है। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, इतनी। और प्रतिरोध कौन सा लगा हुआ है, ये। और लास्ट में जो रेजिस्टेंस है वो है R2 और करंट है I1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, EMF के, और जो कि है E1। और ये भी किसमें हो जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि सभी को हमें किसमें लेना होता है, एंटी क्लॉकवाइज होने पर सब टर्म्स नेगेटिव लिए जाते हैं। अब अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो E1 बराबर किसके आ जाएगा, I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 R3 प्लस I1 R2। ऐसे ही हम जो दूसरा क्लोज लूप है उसमें ले लेते हैं, और दूसरा क्लोज लूप कौन सा है, ABC। और इसमें जब हम ले लेंगे तो इसमें क्योंकि करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, जो पहला प्रतिरोध है वो है R4 और करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है, I2। तो ये हमने प्लस में लिया है क्योंकि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसलिए। तो ये दोनों का प्रतिरोध और धारा का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। प्लस नेक्स्ट जो बीच वाला है A और C टर्मिनल, उसमें दोनों धाराएं बह रही हैं, तो दोनों का ये हो जाएगा। और प्रतिरोध है R3 प्लस जो लास्ट है उसमें करंट है I2 और रेजिस्टेंस है I5R, और जो इसमें सेल लगा हुआ है उसका EMF है E2। तो किरचॉफ के दूसरे नियम से ये हो जाएगा कि जितने भी प्रतिरोध हैं और धारा, उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर हो जाएगा, EMF के बराबर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, EMF बराबर होता है सिग्मा I इंटू R। किसी सेल का वैद्युतवाहक बल किसके बराबर होता है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यही बताया था किरचॉफ ने। और V बराबर होता है IR, किसके अकॉर्डिंग होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ऐसा आपको पहले बताया जा चुका है। तो अगर हम इसकी जगह V रख देते हैं तो E जो वैद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा V के बराबर हो जाएगा। जो EMF है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो पोटेंशियल है अक्रॉस द लूप उसके अलजेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा।
आपको पहले भी इसकी डेफिनेशन बताई गई है। ईएमएफ क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, द एनर्जी गिवन बाय सेल। तो इसमें आप देख रहे होंगे दोनों बराबर हैं, इसका मतलब जो ऊर्जा है वो बिल्कुल समान है, एक समान है, न कम हो रही है न ज्यादा हो रही है, ना डिक्रीज हो रही है ना ही इंक्रीज हो रही है। तो ऊर्जा कैसी है? कांस्टेंट है, एक समान होने, दोनों एनर्जी ही है। ये जो ई है उसको भी एनर्जी कहते हैं और जो वी है वो भी एनर्जी मिल जाती है। तब किसी सेल के या किसी परिपथ में सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों ही ऊर्जा समान है, न कम हो रही है और न ज्यादा हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये भी कांस्टेंट रहती है, इसीलिए हम इसको क्या और कह देते हैं? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। और यहाँ पर क्योंकि ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो IR है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है? V में कन्वर्ट हो गया है। और इसी के अकॉर्डिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द लूप इज इक्वल टू EMF। इसका मतलब होता है कि किसी बंद परिपथ में जो वैद्युत विभवों का बीजगणितीय योग है वो किसके बराबर हो जाता है? वैद्युत वाहक बल के बराबर। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? हम वोल्टता का नियम कह देते हैं, वोल्टेज लॉ कह देते हैं इस नियम को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ब्रिज बनाया, एक सर्किट बनाया, एक परिपथ बनाया, जिसको ही हम क्या कह देते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये ब्रिज का यूज हम किस लिए करते हैं? जिससे हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। एक ऐसा प्रतिरोध जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता नहीं है, जो अज्ञात है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम जिस ब्रिज का यूज करते हैं वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हम इस सेतु का यूज करते हैं। ये एक सर्किट है जिसमें हमने एक पैरेललोग्राम लिया है, समांतर चतुर्भुज लिया है, जिसको नाम क्या दिया है? ABCD। इसके जो चार भुजाएं हैं, जो आर्म्स हैं, उनमें हमने चार प्रतिरोध लगा दिए हैं और जो 4 रेजिस्टेंसेस हैं वो है P, Q, R, S। और ये जो 4 रेजिस्टेंसेस हमने लगाए हैं उसमें P और Q है नॉन रेजिस्टेंसेस, ज्ञात प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू हमें पता है और फिक्स है। R है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स दिया गया है, एक प्रतिरोध बॉक्स दिया है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं प्रतिरोध की। तो R की जगह हमें इसी में से एक वैल्यू सेलेक्ट के रख देनी है। और S क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस है अज्ञात प्रतिरोध, जिसकी वैल्यू हमें इस ब्रिज की सहायता से फाइंड आउट करनी होती है। ये जो हमने पैरेललोग्राम लिया है उसके एक डायगोनल से AC से हमने क्या जोड़ दिया है? एक बैटरी जिसका EMF है E, और एक की जोड़ दी है जो है K1। और दूसरे डायगोनल BD से हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो धारा के मान को प्रदर्शित करता है, करंट की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। उसी यंत्र को, उसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कह देते हैं? गैल्वेनोमीटर। और इसी में हमने एक और की लगा दी है, कुंजी K2 लगा दी है। अब जब हम कुंजी K1 को प्रेस करते हैं, की K1 को प्रेस करने पर जो बैटरी है वो कनेक्ट हो जाती है और इसमें करंट फ्लो होने लगती है, जिसको I से रिप्रेजेंट किया है। और जो करंट है वो पॉइंट A से 2 वेज में डाइवर्ट हो जाती है, एक इधर और एक इधर। इधर जो करंट डाइवर्ट हुई है उसको I1 से रिप्रेजेंट किया है, और इस डायरेक्शन में जो करंट डाइवर्ट हुई है उसको I2 से रिप्रेजेंट किया है। और आगे जाके दोनों धाराएं मिल जाती हैं, क्योंकि धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। जब बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, कुंजी को प्रेस कर देते हैं, तो इसको चार्ज मिलने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे वैद्युत विभव भी उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट A पर है VA, B पर है VB, C पर है VC, और पॉइंट D पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया है VD से। हमेशा ही जिधर
से धारा प्रवाहित हो रही है उधर का पोटेंशियल ज्यादा, विभव ज्यादा होता है, और जिधर को धारा प्रवाहित होती है उधर का विभव पोटेंशियल कम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या किया है, पहली भुजा ली है ए बी। उससे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे कि आपको पता है कि आर क्या है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक ऐसा प्रतिरोध बॉक्स है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं रेजिस्टेंस की, लेकिन हमें एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, प्रतिरोध आर की हमें एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसको जब हम आर की जगह पर रखें तब गैल्वेनोमीटर में हमें 0 दिखाई दे। P और Q की वैल्यू फिक्स है, जैसा कि आपको बताया, उन वैल्यूज को, उन प्रतिरोधों को आप P और Q की जगह लगा देंगे, लेकिन R की जगह जो प्रतिरोध बॉक्स है उसमें से हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी है, एक ऐसा प्रतिरोध सेलेक्ट कर लेना है जिसको जब हम R की जगह लगाएं तो गैल्वेनोमीटर में क्या दिखाई दे, 0 दिखाई दे। इसका मतलब है कोई डिफ्लेक्शन ना हो, इसका मतलब है कि ये जो विकर्ण है, ये जो डायगोनल है BD, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर इसी विकर्ण में लगा हुआ है। और अगर गैल्वेनोमीटर 0 दिखाई देता है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि इस विकर्ण में, इस डायगोनल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और उसका मतलब होता है कि I की वैल्यू है 0, किसमें, BD में। तब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड माना जाता है। व्हीटस्टोन ने ही क्या बताया है कि R की हमें वैल्यू इस तरह से रखनी होती है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, इसका मतलब है BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और जब BD में कोई करंट फ्लो नहीं होती है तब ये ब्रिज बैलेंस्ड माना जाता है, इसको संतुलन की अवस्था में माना जाता है। ऐसा बताया, किसने बताया, व्हीटस्टोन ने। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो पैरेललोग्राफ की 4 भुजाएं हैं उसमें से पहली ले ली है A और B के बीच में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर निकालेंगे A और B में। तो ये हो जाएगा BA माइनस BB बराबर किसके हो जाएगा, I1P की, क्योंकि ओम के नियम में आपको क्या बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बराबर। ऐसा आपको ओम के नियम में बताया है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। और उसी के अकॉर्डिंग हमने जो ए बी भुजा ली है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना है, VA माइनस BB, दोनों सिरों के बीच में विभवांतर इतना होगा। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I1, और इसमें जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो कौन सा है, P। तो VA माइनस BB किसके बराबर हो जाएगा, I1P। ये किसके नियम के अनुसार हो जाएगा, ओम के नियम के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हम दूसरी भुजा लेंगे, हमने कौन सी भुजा ली है, B और C। हमने क्या लिखा है, B और C के बीच में विभवांतर कितना हो जाएगा, VB माइनस VC बराबर I1Q। ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। हमने कौन सी भुजा ली है, BC ली है। BC में धारा जो प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो हो रही है I1, और उसमें जो प्रतिरोध लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, वो है Q। तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, I1 इंटू Q के। VB माइनस VC किसके बराबर हो जाएगा, I1 इंटू Q के। अब हम ऐसे ही सभी भुजाओं में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अब जो नेक्स्ट आर्म ली है हमने इस पैरेललोग्राम की वो है AD, और हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AD, और A और D के बीच में विभवांतर निकालने के लिए ये हो जाएगा VA माइनस BB बराबर, ओम के नियम के अनुसार ये किसके बराबर हो जाएगा, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। जैसा कि आपको बताया है पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा
डायरेक्शन देख के निकालते हैं, जिधर से धारा प्रवाहित हो रही है वहां का विभव ज्यादा होता है और जिधर को धारा प्रवाहित होती है उधर का विभव कम होता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट जो लास्ट हमारी आर्म रह गई है इस पैरेललोग्राम की, उसमें भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, जो है D एंड C। D और C के बीच में जब हम विभवांतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा VB माइनस VC बराबर किसके हो जाएगा I2S के। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई है। हमने सभी भुजाओं में विभवांतर निकाल लिया है, जो बराबर होता है धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, और उसी के अकॉर्डिंग हर भुजा में जो प्रतिरोध लगा था और जो धारा प्रवाहित हो रही थी उसी के अनुसार हमने क्या निकाल लिया है, वैद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग भुजाओं में। अब जैसा कि आपको बताया कि आपको एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है R की जिससे गैल्वेनोमीटर में क्या दिखाई दे, कोई डिफ्लेक्शन ना हो, शून्य दिखाई दे रहा हो। इसका मतलब होता है कि BD में जो डायगोनल BD है उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और उसका मतलब है कि ब्रिज कैसा होता है, बैलेंस्ड होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि R की एक ऐसी वैल्यू आपने सेलेक्ट कर ली है जिससे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। तब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, इसमें जो डायगोनल है उसमें B और D के बीच में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, VB माइनस VB बराबर I। इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ओम के नियम से पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है और धारा उसके गुणनफल के बराबर होता है। और धारा का मान कितना है, 0, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और इसका मतलब है कि VB बराबर हो जाता है VD के। कब हो जाता है, जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है, जब ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है, तब VB किसके बराबर होता है, VD के। अब इसको ही हम किस में रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में और फोर्थ में। किस किस में रखेंगे हम, इक्वेशन जो हमारी थर्ड है एंड फोर्थ है उसमें रखेंगे। हम पहले थर्ड में रखेंगे तो ये हो जाएगा VA माइनस VB। हमने VD की जगह क्या रख दिया, VB, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये बराबर किसके हो जाएगा, I2R। और ऐसे ही जब हम इसे फोर्थ में रखेंगे तो ये हो जाएगा VB माइनस VC इज इक्वल टू I2S। हमने VD की जगह क्या रख दिया है, VB रख दिया है, क्योंकि ब्रिज बैलेंस है इसलिए VB बराबर किसके हो गया है, VD के। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आई है जिसको हमने क्या कहा है, इक्वेशन 5, और ये है इक्वेशन 6। जब हमने VD की जगह पर इक्वेशन 3 एंड फोर्थ में VB रख दिया है, तब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आई है वो है इक्वेशन 5, और जो नेक्स्ट आई है वो है इक्वेशन 6। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। आप देख लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये कौन सी है, इक्वेशन 1 है VA माइनस VB बराबर है I1P के। और ये है इक्वेशन 5, इसमें भी VA माइनस VB बराबर किसके है, I2R के। अगर आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 1 और 5 को ध्यान से देखेंगे तो दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। किस किस की, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसी है, इक्वल है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है। बाय इक्वेशन 1 एंड 5 दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो भी कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और इसी तरह से हम कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 2 और 6 का।
किस किस का करेंगे, सेकंड का और सिक्स्थ का। इसमें भी आप देखेंगे दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। किसके अकॉर्डिंग, बाय इक्वेशन सेकंड एंड सिक्स्थ। ये हो जाएगा I1Q बराबर हो जाएगा I2S के। ये है हमारी इक्वेशन 7 और ये है इक्वेशन 8। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखना है। ये है I1P इज इक्वल टू I2R, ये है I1Q इज इक्वल टू I2S। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 7 में इक्वेशन 8 का भाग दे देंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे 8 से। अब जो हमारी 7th इक्वेशन है वो है I1 इज इक्वल टू I2R और जो 8th इक्वेशन है वो है I1Q इज इक्वल टू I2S। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 7 को डिवाइड कर देंगे 8 से, 7 में 8 का भाग दे देंगे, तब ये हो जाएगा I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। और इसका मतलब होता है P अपॉन Q इज R अपॉन S। जब ब्रिज बैलेंस होता है, किरचॉफ ने व्हीटस्टोन ने बताया कि जब ब्रिज बैलेंस होता है तो क्या हो जाता है, जो उसके प्रतिरोधक भुजाएं हैं उनका अनुपात समान होता है। जब ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है तब प्रतिरोधक भुजाओं का अनुपात, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ एडजेसेंट आर्म्स इज इक्वल, समान होता है। कब होता है, व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है। P और Q की वैल्यू आपके पास पहले से दी जाती है। जब आप R की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तभी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, तभी ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है, तो आपके पास R की वैल्यू भी आ जाती है। इन तीनों की वैल्यू रखकर आप S जो अननोन रेजिस्टेंस है, अज्ञात प्रतिरोध, उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने पर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे क्वेरी करनी चाहिए। ये जो लेक्चर है उसके नोट्स की PDF भी मैं आपके ग्रुप में और यूराइज पोर्टल पर अपलोड कर दूंगी। वीडियो देखकर नोट से पढ़ें और कोई परेशानी होने पर, कोई प्रॉब्लम होने पर मुझसे क्वेरी करें और अपनी तैयारी जरूर करें। जैसा कि आपको बताया है, ये सब वो टॉपिक्स हैं जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी और आगे जाके कई जगह काम आ सकते हैं, इसीलिए इनको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।